अस्सलाम एवरीवन। ओके, तो अब हम करने लगे हैं यूवियाटिस के यानी यूवियल ट्रैक के चैप्टर का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एंडोफ्थेल्माइटिस। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हमारे पास जो यूवियल ट्रैक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दो तीन ही, एक एंटीरियर यूवियाटिस है, एक्यूट एंटीरियर यूवियाटिस, एक एंडोफ्थेल्माइटिस है, एक पैनऑफ्थेल्माइटिस। ये तीन टॉपिक्स आपकी इस पूरे चैप्टर की जान है। अगर आप सिर्फ ये कर लेते हैं तो आपका चैप्टर कि इस चैप्टर के लिहाज से आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से और कुछ भी नहीं आया करता। खासतौर पे इस चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा फुक्स, एंटीरियर यूवियाटिस और लंबे लंबे नाम, वो तो कभी भी नहीं आते होते। ठीक है, तो डू द इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, ताकि आपका पेपर ओरिएंटेड जो तैयारी है वो भी हो सके। और जाहिर है उनको एक रीड जरूर दे लें कि उनमें से कोई एमसीक्यू ना आ जाए, वैसे नॉर्मली वो भी नहीं आया करता। तो इसलिए, लेकिन आपको जाहिर है यू आर अ डॉक्टर तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो यू हैव टू रीड, लेकिन इनको आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। एंडोफ्थेल्माइटिस का नेक्स्ट सिनेरियो टिपिकल्स है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ज्यादा आता है और बहुत अच्छा सा सवाल आता होता है। वो हम देखते हैं कि क्या आता है उसमें। सिनेरियो में कुछ यूँ होता है कि एक पेशेंट हम आपके साथ आया है कि उसको बहुत ज्यादा आंख में दर्द है और रेडनेस है, और किस चीज के, कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद। ठीक है, उसका मोतिया की सर्जरी के 2 दिन बाद वो आ गया कि उसका आंख में बहुत ज्यादा दर्द है और रेडनेस है। आपने देखा तो आपको हाइपोपायन मिला। हाइपोपायन इज पस इन एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, हाइपोपायन है, रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है। रेड रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम वो एक होता है ना जो हाथ में पकड़ने वाला ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है, वो आपने देखा भी होगा, हमने अपनी फिजियोलॉजी में भी इस्तेमाल किया था। उस ऑफ्थेल्मोस्कोप से आप दूर से पेशेंट के करीब नहीं जाते। ठीक है, हमने तो फिजियोलॉजी में पढ़ा था ना कि पेशेंट को करीब से जाके देखेंगे और उसकी फंडस की एग्जामिनेशन करेंगे। उसी ऑफ्थेल्मोस्कोप को आप अपनी आंख के करीब रखते हैं और दूर से पेशेंट की आंख में उसकी लाइट शाइन करते हैं। आपको रेड कलर का रिफ्लेक्स नजर आता है उसके पेशेंट के प्यूपिल में से। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो पीछे आपका फंडस है वो नॉर्मली येलोइश और रेड और इसी कलर का होता है ना, तो रेड रिफ्लेक्स इज अ नॉर्मल रिफ्लेक्स। ठीक है, वो आपको ऑफ्थेल्मोस्कोप पे नजर आता है। तो रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होने का मतलब ये है कि बीच में इतना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस आ चुका है आंख में कि रेड रिफ्लेक्स गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास बार सिनेरियो आता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू और उसके ये मसले थे, आपने देखा हाइपोपायन थी, रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट था, और बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी की गई तो आपको विट्रस में बहुत ज्यादा एक्ोज मिले, या विट्रस में बहुत हेजीनेस थी, या विट्रस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मटेरियल था। बताएं इसको क्या हुआ है और उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो इसका डायग्नोसिस होता है वो एंडोफ्थेल्माइटिस होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो एकदम से सोचने लग जाते हैं कि उन्हें सिनेरियो में दिया होता है कि कैटरेक्ट की सर्जरी के 2 दिन बाद आया, वो एकदम से अपने जहन में लाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट तो इतनी सारी हैं, उसमें से ढूंढते ढूंढते वो एंडोफ्थेल्माइटिस तक पहुंच ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ गलत लिख देते हैं। याद रखना है कि हमारे पास जो ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें उनने करेक्टरिस्टिकली कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स का भी नहीं बताया, उनने ये नहीं कहा कि केपीज प्रेजेंट थे, उनने ये कहा कि बी स्कैन में विट्रस में एक्ोज थे। अगर खाली वो केपीज कहते हैं ना, विट्रस को इन्वॉल्व ना करते, तो हम एंटीरियर यूवियाटिस कह सकते थे, लेकिन वो नहीं उनने कहा, इसलिए हम डायरेक्टली एंडोफ्थेल्माइटिस पे जाते हैं। पेशेंट को डीप पेन और रेडनेस होती है एंडोफ्थेल्माइटिस में जब उसके साथ विट्रस पे स्कैन है, और रेटिना का भी कुछ वो आपको सिनेरियो में बताएंगे। अच्छा, एंडोफ्थेल्माइटिस होता क्या? सॉरी, मैं आपको पहले ये बता दूं, मतलब ये सिनेरियो आपने ध्यान में रखना है, मैं आपको दोबारा से फिर एंड में बताऊंगी। अच्छा, एंडोफ्थेल्माइटिस इज योर इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द इंट्राओक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ आई। अब याद रखना है 2 बातें होती हैं, एक आई है जो ऑर्बिट में पड़ी हुई है, ठीक है, ये ऑर्बिटल कैविटी होती है, कोन शेप कैविटी, और इसके अंदर ऐसे आपकी आई बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, इंट्रा ये सॉरी बहुत ही बुरी मैंने बनाई है, बहरहाल ऐसे करके होती है। अच्छा, अब इंट्राओक्यूलर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये जो आपका ऑक्यूलर है ना, ये वाली जो आई बॉल है, इसके अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाना होता है एंडोफ्थेल्माइटिस। लेकिन जो ऑर्बिट के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ऑर्बिट के अंदर आपके पास वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वो जब ठीक रहते हैं तो उसमें हमारे पास जो ये वाली कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं एंडोफ्थेल्माइटिस, विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ आई। जब हमारे पास ये इंट्राऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स भी इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी वेसल्स, नर्व्स और मसल्स की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं पैनऑफ्थेल्माइटिस। इनका डिफरेंशिएशन भी आती होती है आपके पास, पूछते हैं आपसे, और आपके पास एंडोफ्थेल्माइटिस को डिफाइन करना भी आता है, और आखिर में इसकी मैनेजमेंट आपसे पूछते हैं। जाहिर आपको साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे तो आप डायग्नोस करेंगे और फिर मैनेजमेंट लिखेंगे ना, तो ये बातें इसमें सारी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स हैं, अभी ये दोनों हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, फिर यूवियाटिस हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। अच्छा जी, तो एंडोफ्थेल्माइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स मतलब आई के अंदर के जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि आपकी आई के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? लेंस है, कॉर्निया है, लेंस है, उधर फिर यूवियाटिस जैसी बातें आ जाएंगी, कोरोइड, आइरिस, सिलरी बॉडी, रेटिना, ये सारी चीजें आएंगी बीच में, विट्रस वगैरह, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, उसको एंडोफ्थेल्माइटिस कहेंगे। कॉज मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल कॉज होती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोई भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास ना इसमें 2 तरह से जा सकता है। ये आपका वो भी होगा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कोई एक्सोजेनस भी हो सकता है, और एक्सोजेनस ज्यादा कॉमन होता है, और एंडोजेनस भी हो सकता है। एक्सोजेनस का मतलब ये है कि आपका बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ, क्या हो सकता है? ट्रॉमा टू द आई,
कोई परफोरेटिंग ट्रॉमा, किसी ने आंख में कुछ मार दिया, उसकी वजह से बहुत कॉमनली एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर था जो अंदर चला गया, यानी कॉर्निया में अल्सर था जिसने परफोरेट कर दिया और आंख पूरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और तीसरी वही चीज जिससे हमारा सिनेरियो बनता है, सर्जरी, इंट्राऑक्यूलर सर्जरी, यानी कैटरेक्ट की सर्जरी हुई थी और रिजल्ट में उसके एंडोफ्थेल्माइटिस हो गया, क्योंकि है तो इन्फ्लेमेशन होगी किसी इन्फेक्शन की वजह से, वो इन्फेक्शन इन चीज़ों की वजह से अंदर जा सकता है, ट्रॉमा की वजह से जा सकता है, अल्सर से जा सकता है या सर्जरी से जा सकता है। और एंडोजिनस कम होता है, लेकिन हो सकता है कि ब्लड स्ट्रीम में कोई इन्फेक्शन था जिसने एंडोफ्थेल्माइटिस कर दिया। अब हमारे पास इसके फीचर्स क्या आते हैं, जो पेशेंट प्रेजेंट करते हो तो मैंने आपको बता दिया कि वो कहेगा बहुत शदीद आंख में दर्द है, ऑक्यूलर पेन, डीप ऑक्यूलर पेन है, साथ उसको रेडनेस होगी, आंख शदीद लाल हुई हुई है और आंख से बहुत ज्यादा पानी बहता है, ठीक है। और उसको साथ वो कहेगा, जाहिर सी बात है कि ये मसले होते हैं, और उसकी कहेगा कि मुझे सही नजर भी नहीं आता, ब्लर्ड विजन है, तो उसके मसले तो ये होंगे पेशेंट के। आपको क्या दिखेगा, आईलिड्स जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत स्वॉलन हो सकती है, लेकिन ज्यादा स्वेल नहीं होती, याद रखना है, बिकॉज आईलिड्स जो है वो आंख से बाहर की एक चीज है, तो आईलिड्स की जो स्वेलिंग है ना वो सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होती है इन पैनऑफ्थेल्माइटिस, जिसमें इंट्राऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं, तो इसमें आईलिड्स थोड़ी बहुत स्वेल होती हैं अगर आपका बहुत आगे तक आया हुआ है, अदरवाइज आईलिड्स नॉर्मल होती हैं। अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को आपने अलग अलग बताने, कंजक्टिवा, कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, विट्रस, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड रेड रिफ्लेक्स, ठीक है, ये सारे आप बारी बारी बताएंगे। तो कंजक्टिवा आपका बहुत ज्यादा रेड हुआ हुआ होता है, क्यूमोसिस होता है, क्यों होता है, क्योंकि जाहिर इन्फ्लेमेशन है। कॉर्निया, कॉर्निया आपका हेजी होता है, क्लियर नहीं रहता, कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेटरी, ये सारी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा हेजीनेस आ चुकी होती है क्योंकि उसके अंदर सारे आपके सेल्स इन्फ्लेमेटरी आ गए। इंटीरियर चैम्बर में आपको सेल्स मिलेंगे, इंटीरियर चैम्बर में भी आपका सारा जितना इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, सेल्स है, वो सब कुछ पड़ा होगा। अब इधर से पता चल जाता है कि इंटीरियर चैम्बर में जब आपके सेल्स अगर पड़े हुए होते हैं तो इंटीरियर चैम्बर का जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स अगर ट्रेबेकुलर मेशवर्क में फंस जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आइरिस और ये जो इधर यहाँ पर ट्रेबेकुलर मेशवर्क, अगर उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स फंस जाते हैं तो एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होगा, ड्रेन नहीं होगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज हो जाएगा। तो ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर शुरू में तो रेज ही होता है। अगर आपकी डिजीज बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोलॉन्ग डिजीज में, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन सिलेरी बॉडी में भी है ना, तो सिलेरी बॉडी की जब प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन होगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता स्कारिंग शुरू हो जाती है, एट्रोफी शुरू हो जाती है। तो वो स्कारिंग की वजह से सिलेरी बॉडी जो है वो अपना फंक्शन लूज कर देती है, और सिलेरी बॉडी का फंक्शन था एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करना। जब सिलेरी बॉडी एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करना छोड़ देगी तो फिर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अर्ली इन द केस में आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है, और अगर प्रोलॉन्ग डिजीज होगी तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, ये होगी बात। उसके बाद विट्रस, विट्राइटिस शो करेगा, विट्रस में फ्लोटर्स होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और डेब्रिस प्रेजेंट होगा। रेड रिफ्लेक्स मैंने आपको पहले बता दिया था एब्सेंट होगा, क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि बीच में इतना ज्यादा हेजी मटेरियल है, इतनी इन्फ्लेमेशन है कि आपको जो फंडस है वो दूर से ऑफ्थैल्मोस्कोपी करते हुए नजर ही नहीं आ सकता, ठीक है। इसीलिए आप जब आपको फंडस नहीं नजर आता है ना इस तरह से, तो आप बी स्कैन कराते हैं। बी स्कैन ऑफ इज योर अल्ट्रासाउंड ऑफ आई, इसमें आपको आई का सारा पूरा अंदर तक नजर आता है, तो इसमें आपको सब पता चलेगा कि यहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, सिलेरी बॉडी, आइरिस, कोरोइड सब इन्फ्लेम्ड है, विट्रस में भी सेल्स हैं। सिवियर केसेस में रेटिना इन्वॉल्व होता है, लेकिन शुरू में नहीं होता, अगर होगा तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्वॉल्व हो जाता है, और पेशेंट की विजन इसीलिए थोड़ी ब्लर हो जाती है। लेकिन अमूमन यही होता है कि पेशेंट को दर्द इतना होता है ना कि वो जल्दी प्रेजेंट कर देता है, इस वजह से उसको ये इन्वॉल्व नहीं होता। और दर्द कॉर्निया का बहुत सवेयर दर्द होता है, याद रखना है कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, अगर अल्सर वगैरह कोई ऐसी चीज होती है ना जो कॉर्निया को इन्फेक्ट करती है, तो कॉर्निया का पेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पेशेंट पेन वाली चीजों में जल्दी प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए रेटिना आपका अक्सर बच जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन पूरी आंख में, तो इसीलिए पेशेंट जो है वो प्रेजेंट किन चीजों के साथ करेगा, मैंने बताया था हाइपोपायन पस इन एंटीरियर चैम्बर, यानी एंटीरियर चैम्बर में आपको सेल्स मिलेंगी और बैक्टीरिया की वजह से पस मिलेगी। पस इन एंटीरियर चैम्बर जो आंख में आपको नजर आएगी ना, वो हमेशा ऐसे नीचे पड़ी हुई नजर आती है, यानी कि यूं करके आपको एक फ्लूइड लेवल नजर आ रहा होता है, ये सारी पस होती है, ठीक है। और यहाँ सपोज पेशेंट का प्यूपिल है, ऐसे करके आपको हाइपोपायन मिलती है, डिपेंड करता है कितनी ज्यादा है। अच्छा, रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है, बी स्कैन में विट्रस में एक्कोज आ गई, ये सारी आपके पेशेंट के फीचर्स आते हैं। अगर आप इसके डिफरेंशियल्स बनाने की कोशिश करें तो अब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आप सोचें क्या हो सकता है, हमने कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लेंस जो है वो डिसलोकेट हो गया हो। अगर लेंस डिसलोकेट होकर एंटीरियर चैम्बर में आ जाए तब भी आपका एंटीरियर चैम्बर में इन्फ्लेमेशन इनिशिएट हो सकती है, तो ये भी एक आपका डिफरेंशियल बन सकता है। फिर आपका हमने कहा था कि लेंस मटेरियल अगर लीक हो जाए तब भी आपकी इन्फ्लेमेशन सेल के अंदर हो सकती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें ये लीड करती हैं एंडोफ्थेल्माइटिस की तरफ, इसीलिए हमने ट्रीटमेंट ऐसी देनी है जो उस सारी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करे, चाहे आपके लेंस के मटेरियल की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है या आपके बाहर के बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है,
हुई तो इन्फ्लेमेशन है ना। हमारा मकसद क्या है कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, तो हम बेसिकली करते यही है कि चाहे वो किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो, हमारा जो मैनेजमेंट का मकसद है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है। और आपसे वो यही पूछते हैं, आपसे हमेशा दो तरह से सवाल आता है, या सिनेरियो आते हैं और मैनेजमेंट पूछते हैं वो आपसे, या फिर वो आपसे कहते हैं डायरेक्ट एंड ऑफ थैलेमाइटिस को डिफाइन करें। एंड ऑफ थैलेमाइटिस और पैन ऑफ थैलेमाइटिस का डिफरेंस बताइए। मैंने आपको बता दिया कि एक में इंट्राऑक्यूलर है और दूसरे में इंट्राऑक्यूलर प्लस इंट्राऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं। और तीसरा आता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में आपने लाजमन ये याद रखना है कि हमने इसमें फॉरन एक्शन करना है। ये देर करने वाली बीमारी नहीं, इट इज़ एन इमरजेंसी टाइप ऑफ कंडीशन जिसमें हम डायरेक्ट इंजेक्शन से इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, हाई डोज एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, वैनकोमाइसिन और सेफ्टेजिडीन। मतलब वैनकोमाइसिन आपको पता है कि वो वाली एंटीबायोटिक है जो बहुत अगली लाइक आपकी रेजिस्टेंट केसेस में इस्तेमाल होती है, तो वो आपने फॉरन देनी होती है। इंट्राविट्रियल विट्रस ह्यूमर के अंदर पार्स प्लेना से डायरेक्ट इंजेक्शन आता है, ठीक है। फिर सबटेनन एंटीबायोटिक, सबटेनन इज अ शीथ जो आपकी इसके नीचे होती है, वहां पर भी आप इंजेक्शन देते हैं एंटीबायोटिक्स के। उसके बाद सिस्टेमिक भी आपने एंटीबायोटिक्स बाकायदा तो सही तरीके से शुरू करानी है। और जो टॉपिकल थेरेपी है उसमें भी आपने हाई डोज एंटीबायोटिक्स विद स्टीरॉइड्स जारी रखनी है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमने कहीं पर सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स नहीं दिए क्योंकि हमारा जो कॉज था वो इन्फेक्शन था। कॉज वॉज नॉट जस्ट इन्फ्लेमेशन या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं था, कॉज वॉज इन्फेक्शन। तो हमारा मकसद इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, इन्फ्लेमेशन तब रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन टॉपिकली हम स्टीरॉइड्स देंगे टू रिजॉल्व इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें हमने टॉपिकल थेरेपी में भी वैनकोमाइसिन देनी होती है, टॉपिकल थेरेपी में आपने स्टीरॉइड देना होता है, ठीक है। और उसके साथ आपने पेशेंट की पेन को रिड्यूस करने के लिए कोई साइक्लोप्लीजिक ड्रग देनी होती है, लाइक एट्रोपिन वगैरह, जो पेशेंट को स्पैज्म खत्म करेगी सिलिटी बॉडी का और उसकी पेन थोड़ी कम होगी। और हमारे पास अगर जो इस सारी की सारी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता और पेशेंट की जो विजुअल एक्विटी है वो मतलब बेहतर की बजाय बुरी होती जाएगी, तो फिर आपने पार्स प्लेना से जाना है, यानी कि वो वाली जगह जहाँ पर आपकी पार्स प्लेना का पता है ना, वो वाली जगह जहाँ पर वेसल्स नहीं होती, और विट्रेक्टमी करनी है, विट्रस को रिमूव करना है। बिकॉज अगर विट्रस में सेल्स बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, तो आपका एक तो रेटिना बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाता है, दूसरा पेशेंट की विजन बुरी से बुरी होती जाती है और विजन लॉस होने का खतरा होता है। तो आपने ये काम करना होता है। तो ये आपने ये चीज़ पक्की याद करनी है, एक तो इसकी डेफिनेशन और ये आपका आता है सवाल, ठीक है। आपने ये करनी है याद। कॉम्प्लिकेशंस नहीं ट्रीट करेंगे तो पैन ऑफ्थेल्माइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके बाहर के स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपकी पूरी विजन लॉस हो सकती है, इतनी हो सकती है कि आपको इवन वो भी करवानी पड़ती है, आंख भी निकलवाने की हद तक बात आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी। कोई मसला हो किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।